हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। व्हाट्सअप बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के को हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए देख लिया था, एक रिंग के लिए देख लिया था, एक वायर के लिए देख लिया था, आर्क के लिए बात करी थी हम लोगों ने। तो बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उनके फॉर्मूलाज देखे थे हम लोगों ने, राइट। डिराइव भी किया था हमने कुछ, और उनके ऊपर क्वेश्चंस भी करे थे। बच्चा लोग, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा आपका आज का लेक्चर, और बात करते हैं हम किसके बारे में? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है आखिरकार? तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, दे आर द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस। इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में कैसे वेरी कर रही है उसको दिखाने के दो रास्ते हो सकते हैं। एक रास्ता तो आपके सामने ये है कि आप कहो कि हमने फॉर्मूला लिख दिया। अब जब फॉर्मूला हमने लिखा तो उस फॉर्मूले में हम अलग अलग वैल्यू डालकर देख सकते हैं कि कहां पर फील्ड ज्यादा है, कहां पर फील्ड कम है, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला से वैल्यू डालकर जो एक होलसम फील आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की ना, वो इतनी अच्छी नहीं होगी। मतलब उसको इमेजिन करना क्विकली आसान नहीं होगा। क्विक रिप्रेजेंटेशन तब होगी जब हम कुछ ग्राफिकली देख सके कि फील्ड लाइंस किस तरीके से जा रही हैं। तो हमें मालूम पड़ेगा एक लुक से ही कि किस पॉइंट पर फील्ड ज्यादा, किस पॉइंट पर फील्ड कम, कहां पर फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तुरंत हमको मालूम पड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हम कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं इंस्टेड ऑफ फॉर्मूलाज, तो हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, ठीक है बच्चा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली स्पेस में रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। तो हम थोड़ी सी बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। प्रॉपर्टीज ऑफ लिख दो हमें, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो बच्चा लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हो, थोड़ी सी चोट लगी है मुझे, थोड़ा सा एक्सीडेंट हो गया है, ठीक है, बट कोई नहीं, हो जाएगी ठीक। थोड़ा सा हाथ पे लगा है, थोड़ा सा पैर पे लगा है, लेकिन हम खड़े हैं, हम डटे हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो बच्चों ऐसे ही आप लोगों को पढ़ते रहना है। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, चोट लग जाए, फीवर हो जाए, लेकिन कुछ भी हो, कोरोना हो ना हो, लेकिन हमें आईआईटी निकालना है। यही जज्बा बेटा आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए, यही जज्बा आप लोगों के अंदर भी होना चाहिए। सर चाहे कुछ भी हो जाए, हमें फोड़ना है, हमें करना है, करके रहना है, ठीक है ना। कल रात को वापस आ रहा था बाइक से ऑफिस से, तो भैया एक गाड़ी टक्कर मार के चली गई। उसने फिर सकता पड़ी नहीं है, ठीक है, टक्कर मारा और चली गई। हम गिर पड़े, क्या करें, रुकी भी नहीं, हिट एंड रन ठीक है ना। थोड़ी सी चोट लग गई है लेकिन सेफ है, ठीक है। हेलमेट हमने पहना था, तो हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो हेलमेट, अगर आप भी चलाएंगे गाड़ी, बाइक मतलब, तो हेलमेट जरूर पहनना है। बाइक स्कूटी वगैरह दे आर रिस्की, तो स्टे सेफ। खैर एनीवेज, ये तो रही मेरी बात। अब आते हैं वापस से पढ़ाई की बात पे। आपको हो सकता टाइम वेस्ट हो रहा है, फटाफट पढ़ाइए, तो ठीक है। वापस आते हैं पढ़ाई पर और बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं ताकि ये ज्यादा लगे नहीं, ठीक। खैर, तो आगे बढ़ते कह रहा है एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नहीं, पहला वर्ड रह गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने कहा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज का भी मतलब कोई वो नहीं है, पॉजिटिव चार्ज आई शुड राइट, गलत लिख दिया यहाँ पर, नहीं, इट इज नॉट अ पॉइंट चार्ज, इट्स अ पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज और इन्फिनिटी। या तो वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी, या वो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट करेंगी। कहीं और से रास्ते से अपने आप ओरिजिनेट नहीं हो जाएंगी। अगर कहीं से वो निकल रही हैं, कहीं से वो आ रही हैं, तो वहां पर या तो एक पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर वो इन्फिनिटी से आ रही होंगी, ठीक है। और दे टर्मिनेट्स एट नेगेटिव चार्ज और इन्फिनिटी। तो खत्म भी ऐसे रैंडमली हवा में नहीं हो जाएंगी, खत्म वो कहां पर होंगी, या तो इन्फिनिटी पर होंगी, या फिर किसी नेगेटिव चार्ज पर जाकर वो टर्मिनेट कर सकती हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल,
साथ साथ जो प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ उसे एक्सप्लेन में करता हुआ चलूंगा, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं मान लिया हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब जो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे फील्ड लाइंस निकलेंगी और ये फील्ड लाइंस कहाँ जाएंगी बच्चा, कहाँ जाएंगी फील्ड लाइंस, इससे निकल रही हैं, ऑरिजिनेट कर रही हैं इससे, कहाँ जाएंगी ये फील्ड लाइंस बेटा, या तो ये किसी नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होंगी, या फिर कहाँ जाएंगी बेटा, इन्फिनिटी पर जाकर खत्म होंगी, ठीक है, या फिर कहाँ पे जाएंगी वो, इन्फिनिटी पर जाकर खत्म होंगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, उसकी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिखाई यहाँ पर। वैसे अगर आप एक नेगेटिव चार्ज लेके जाते हो, नेगेटिव को एक काम करते हैं दूसरे रंग से दिखाते हैं, हम रंगों का इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास जब रंग की पावर है विल यूज रंग, ठीक है ना। तो हमने कहा यहां पर भी फील्ड लाइन कुछ ऐसी ही रहेंगी, लेकिन वो फील्ड लाइन ना इसके अंदर आती हुई दिख रही होंगी इस तरीके से आपको, फील्ड लाइंस विल बी कमिंग एंड टर्मिनेटिंग एट द नेगेटिव चार्ज, फील्ड लाइंस विल बी टर्मिनेटिंग एट द नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करेंगी, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करेंगी, ठीक है। तो अब जैसे मैंने कहा कि जो फील्ड लाइन है कहां जा रही है, क्या खत्म हो गई फील्ड लाइन, खत्म नहीं हुई बेटा, तो दिखाने की तो लिमिट है, अभी सुनो कि आप लाइन बनाना शुरू करोगे तो जब तक रुकोगे नहीं तब तक इन्फिनिटी पहुंच नहीं जाते, अरे भैया ऐसा नहीं होगा ना। अब मैंने कहा कि इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होना है, तो इसका मतलब ये होना है कि आप लाइन को लेकर चल पड़ोगे, निकल पड़ोगे और चलते चले जाओगे जब तक आप इन्फिनिटी पर नहीं पहुंच जाते, ऐसा तो नहीं होगा ना, कहीं ना कहीं तो रुकोगे, कहीं ना अपने आप को रोकोगे कि भैया यहां से शुरू किया, यहां तो दिखा दिया, बट इसके आगे क्या है, अंडरस्टूड है, ये लाइन कहां जा रही है, ये लाइन इन्फिनिटी पर जा रही है, ये लाइन कहां जा रही है, ये लाइन इन्फिनिटी पर जा रही है, ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड बात है। वैसे ही ये लाइनें कहां से आ रही हैं, ये लाइनें आ रही हैं कहां से, इन्फिनिटी से ये लाइनें आ रही हैं और नेगेटिव चार्ज पर आकर खत्म हो रही हैं। तो अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज साथ में रख दिया तब क्या हो, तो हमने कहा कि देखो हमने यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज काम करते ग्रीन से लेते हैं, ठीक है ना, और एक नेगेटिव चार्ज हमने ले लिया, यहां पर हमने एक नेगेटिव चार्ज बना दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब फील्ड लाइंस निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करेंगी नेगेटिव चार्ज पर, ठीक है ना। तो एक लाइन निकली ऐसे गई अटैक, ठीक है, दूसरी लाइन निकली यहां से अटैक ऐसे गई इसमें, ठीक है, तीसरी लाइन निकली पैच ऐसे गई, ठीक है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी लाइनें इससे निकलेंगी सारी इसी में जाकर टर्मिनेट करेंगी, कोई जरूरी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हूं जो यहां से जाके इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट कर रही हूं, ठीक है ना, इसमें ना जा रही हूं, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी, ठीक है ना। तो ये हमने फील्ड लाइंस दिखा दी कि इस तरीके से हमारा फील्ड लाइंस आ रही है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। तो मैंने यहां पर दिखाया कि पॉजिटिव से निकल रही इन्फिनिटी पे जा रही, इन्फिनिटी से निकल रही पॉजिटिव पे आ रही, यहां पे क्या दिखाया मैंने, पॉजिटिव से निकल रही इन्फिनिटी पे, पॉजिटिव से निकल रही नेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज पे जाकर टर्मिनेट कर रही, यहां से ओरिजिनेट कर रही है, यहां पे खत्म हो गई। ये एक नई लाइन है, ये एक लूप नहीं है, ऐसा नहीं है यहां से चला शुरू किया यहां पे गया फिर वापस यहां से आके वापस ऐसे आ रहा है, ऐसा नहीं है। ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है, इट्स नॉट अ लूप, इट्स अ लाइन। लाइन और लूप में डिफरेंस तो समझ में आ रहा होगा, ठीक है बहुआ। चलो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आगे का पॉइंट क्या कह रहा है। आगे का पॉइंट कह रहा है कि any number of electric field lines can be drawn from a point charge. However, the number of electric field lines should be proportional to the magnitude of the charge. क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि भैया एक चार्ज से कितनी लाइनें निकाली जाए, एक चार्ज से कितनी लाइनें निकाल सकते हैं हम, तो कहता है जितनी मर्जी निकाल सकते हो, आपकी मर्जी आपकी श्रद्धा, आपकी श्रद्धा, ठीक है, हमारी सिद्धि आपकी श्रद्धा, ठीक है ना। चलो भाई, तो हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि भैया हमारे पास क्या है, हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, इससे हमें कितनी लाइनें निकालनी है, सर आपने निकाली है 1 2 3 4 5 6, क्या मैं पॉजिटिव चार्ज से केवल 6 लाइन निकाल सकता हूं, नहीं, आप जितनी मर्जी निकाल सकते हो, आपकी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा है, ठीक है ना। मतलब आपने इतनी निकाली और निकाल लो और निकाल लो, कौन रोक लेगा आपको, कोई रोक लेगा, कोई रोक सकता, जितनी मर्जी निकाल सकते हो, जितनी ज्यादा निकालोगे उतना बेहतर व्यू आपको मिलेगा, मतलब एक लिमिट से करने में तो और खराब हो जाएगा, बट अच्छा व्यू मिलेगा आपको, ठीक है। आप निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, बट अगेन निकालने की आपकी लिमिट है ना, निकाल तो आप जितनी मर्जी सकते हो, लेकिन इसका मतलब होना कि आप इनफाइनाइट निकाल कर होगे नहीं ना, आप थोड़ी सी लाइन दिखाकर तो ठीक है भैया काफी है हमारे लिए, ठीक है, बट कितनी लाइन निकाल सकते हो, यू कैन टेक आउट, यू कैन ओरिजिनेट एनी नंबर ऑफ लाइंस दैट यू वांट, ठीक है बच्चों। वैसे ही यहां पर कितनी लाइन दिखाओगे टर्मिनेट होती हुई, जितनी मर्जी दिखा सकते हो, जितनी मर्जी
जितनी आपकी श्रद्धा उतनी दिखाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आगे ना बोल भाई, जितनी बड़ी लाइनें दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहां पर आते हैं, देखो जो हमने पॉइंट कहा था ना, जो हमने पॉइंट कहा था, पहले उस पॉइंट पर आते हैं। हमने पॉइंट कहा था कि एनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी ड्रॉन फ्रॉम अ चार्ज, हाउएवर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस शुड बी प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। कितनी फील्ड लाइंस निकलनी है, इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। ठीक है ना, क्या मतलब अभी इसका, देखो हम निकाल तो जितनी मर्जी सकते हैं, ठीक है ना, बट एक लिमिट है निकालने की। तो ऐसा नहीं होगा, जब आपको एक सिंगल चार्ज देंगे ना, फिर तो जितनी मर्जी निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। जब आप एक से ज्यादा चार्ज होंगे और आप उनको कंपेयर करना चाहते हैं ना, तो आप नंबर ऑफ फील्ड लाइन से कंपेयर करेंगे। क्या मतलब है, मान लिया मैंने कहा ये चार्ज है Q1 और ये चार्ज है Q2, लेट्स से -Q2। ठीक, अब क्वेश्चन आपसे कह रहा कि भैया मुझको ये बताओ, इस डायग्राम को देख के मुझे बताओ कि Q1/Q2 कितना है, व्हाट इज Q1/Q2 इक्वल टू, क्वेश्चन कह रहा है ये बताओ। तो मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस है ना, वो प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के मैग्नीट्यूड के। मतलब Q1 जो है वो होगा प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। ठीक है ना, प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस। नंबर कितना है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ड्रॉ करी, तो आप बोलेंगे Q1 is proportional to 8. There will be some constant and that constant is going to be cut out, right? Now Q2 में कितनी इन है ना, स्ट्रेच होती है तो दर्द करती है। Q2 के अंदर कितनी फील्ड लाइंस हैं, यहां पर आती हुई दिख रही हैं आपको, 1 2 3 4 5, 5 फील्ड लाइंस यहां पर आती हुई दिख रही हैं। 5 फील्ड लाइंस आपको आती हुई दिख रही है, यहां पर लिखेंगे आप 5। ठीक है ना, तो Q1/Q2, तो ये C और C तो कांस्टेंट कट गया, तो हम बोल सकते हैं Q1/Q2 है 8/5, 8/5। ठीक है ना, बट आप ये सोच सकते हो कि सर क्या जरूरी है मैं यहां पर 8 दिखाऊं, नहीं, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है ना, आपको सर अगर मैं यहां पे 16 दिखाऊं तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहां पे 16 दिखाओगे ना, तो यहां पर आपको कितना दिखाना है, कितना दिखाना आपको, आपको यहां पर 10 दिखाना होगा। यहां 16 तो यहां 10, यहां 16 तो यहां 10। आई बात समझ में, ये रिस्ट्रिक्शन है, अगर वहां 16 दिखाओगे तो यहां 10 दिखानी है, ताकि रेशो आपका 8/5 का है, बिकॉज चार्ज का रेशो 8/5 है। चार्ज का रेशो 8/5 है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस का रेशो भी 8/5 होगा। बट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि 8 ड्रॉ करनी है, कि 16 ड्रॉ करनी है, कि या 32 ड्रॉ करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जितना वहां पे ड्रॉ करोगे, जितना मल्टीपल वहां पे लोगे, उतना ही मल्टीपल यहां पर भी लेना पड़ेगा आपको। ये कंडीशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है कि रेशो शुड बी 8/5, रेशो शुड बी 8/5। ठीक है ना, ओके। और बच्चों, एक्सीडेंट के बाद क्या होता है ना, पूरी बॉडी जो है दर्द करती है। एक तरीके से होता क्या है कि जैसे जम जाते हो नया नया, ठीक है ना, और पहली बार डंबल उठाते हो, ठीक है, तो क्या होता है, बॉडी में कहीं यहाँ दर्द, कहीं यहाँ दर्द, कभी यहाँ दर्द। ऐसा ही कुछ एक्सीडेंट के बाद भी होता है, जोर से गिरते हो पूरी बॉडी एकदम जोल्ट आ जाता है। तो जहां कहाँ कहीं पर ज्वाइंट वाइंट होते हैं ना, तो वहां पर फिर ज्यादा हिलने डुलने पर दर्द होता है। ठीक है, तो वैसा ही कभी थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट से हाथ का हो गया तो फिर लगता है कि अरे यार तो दर्द हो रहा है। ठीक है, वैसे थोड़ा तेज चल रही है तो पैरों में लगता है कि दर्द हो रहा है। या दोबारा से बाइक चलाओ तो क्लच, या कार चलाओ तो क्लच वगैरह दबाओ, स्किन पे लगे तो स्किन जैसे हल्की सी खिंचती है तो दर्द होता है। ठीक है ना, बट खैर क्या करें, हमारा तो वैलेंटाइन ऐसे ही मना है, हमारा तो वैलेंटाइन ऐसे ही मना है चोटों के साथ। ठीक है, भाभी जी ठीक है, अकेले ही आ रहे थे ऑफिस से। भाभी जी को तो हम गाड़ी में लेके जाते हैं, भाभी जी को हम जो है बाइक पे लेके नहीं जाते हैं। ठीक है ना, उनको हम गाड़ी से नीचे बात नहीं करते। क्या करें, खैर आगे बात करते हैं। टेंजेंट ड्रॉन ऑन दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक। अच्छा, भाभी जी किसकी, हम मेरी भाभी जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेरी वाइफ की बात कर रहा हूं। तो आपके लिए भाभी जी नहीं, आपके लिए मैडम, मैडम मैडम, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन कुछ तीरे कांटे बना दिए और उससे कोई हमें मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो उससे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है हमको, तो हमें क्या चीज चाहिए उसकी, तो हमें चाहिए कि हमें मिल जाए कि उसका डायरेक्शन क्या है अलग अलग पॉइंट्स पे, हमें मिल जाए कि कहाँ पे ज्यादा फील्ड है, कहाँ पे कमजोर फील्ड है, कहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड है, कहाँ पे वीक फील्ड है, हमें ये चीजें मालूम पड़ जाए, ठीक है ना। तो अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। हमने कहा टेंजेंट ड्रॉन ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम डायरेक्शन जानना चाह रहे हैं किसी भी पॉइंट पे, तो क्या करेंगे, हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो आइए देखते हैं एग्जांपल, वापस आते हैं इस एग्जांपल पे। सपोज कोई कह रहा है कि भैया हमें बताओ, अरे भैया हमें बताओ कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ठीक है। तो क्लियरली द डायरेक्शन इज समथिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक। अब यहां पे जानना चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है भैया, तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड टेंजेंट के अलॉन्ग लगभग कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहां पे डायरेक्शन क्या है, यहां पे डायरेक्शन कुछ ऐसी हो चुकी है। तो अलग अलग पॉइंट्स पर आप टेंजेंट ड्रॉ करके एक अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन मालूम कर पा रहे हो कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। टेंजेंट ड्रॉ करो एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको देखते ही अंदाजा लग रहा है कि किस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होनी चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये अप्रोक्सीमेट आपको देगा, मतलब आप 100% एक्यूरेसी से ड्रॉ कर नहीं रहे, ठीक है ना। आप तो एक रफ डायग्राम बना रहे हो, यहां से निकालना है, यहाँ पे डालना है, ठीक है ना। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को लिया, यहां से निकाला और यहाँ पे टर्मिनेट करा दिया हम लोगों ने, ठीक है ना। इस तरीके से आप ड्रॉ कर रहे हो, बट उससे आपको मोटा मोटी आइडिया लग जाएगा कि इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में फील्ड होनी चाहिए, ठीक है ना। चलो भाई बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या रहा है, डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ, कितनी नजदीक है कितनी दूर है, डेंसिटी मतलब कितनी पास है कितनी दूर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर यूनिट एरिया भी बोल सकते हो आप। तो अगर फील्ड लाइंस पास पास हैं तो आप कहोगे भैया यहां पर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, अगर फील्ड लाइंस दूर दूर हो गई तो आप कहोगे वहां पर मैग्नीट्यूड कम हो गया। आई बात समझ में आपको। तो डेंसिटी और रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या देती है आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देती है। आई बात समझ में आपको। अच्छा जी सर मतलब समझाओ कुछ डायग्राम के थ्रू। देखो बच्चा आओ यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक रंग का इस्तेमाल किया ना, यहाँ बात करते हैं। देखो भैया अगर आप पास यहाँ पर आते हो, देखो यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड ज्यादा जा रही है। अब इसी एरिया को आप थोड़ा दूर बनाओ, यहाँ पे देखो यहाँ पे बनाओ, तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घटती हुई दिख रही है, ठीक है, पहली बात तो। या फिर आप ये देखो यहां पर देखो कितनी नजदीक है और यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दूर है। आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे दूर जा रहे हो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का गैप बढ़ रहा है, उनके बीच की दूरी बढ़ रही है, उनकी रिलेटिव क्लोजनेस कम हो रही है। यहां पर ये पास पास है, यहां पर ये दूर दूर है। तो क्लियरली यहां पर पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 की बात करें तो फील्ड एट 1 शुड बी ग्रेटर देन द फील्ड एट 2। देखते ही मालूम पड़ रहा है कि कहां पर फील्ड ज्यादा होनी चाहिए, कहां पर फील्ड कम होनी चाहिए। देखते ही आपकी बातें समझ में आ रही होंगी, कहां पर फील्ड ज्यादा और कहां पर फील्ड कम। तो एक अंदाजा हमें मिलता है, एक रिलेटिव कंपैरिजन हमें मिलता है, कहां ज्यादा कितना कहां कम। कितना फील्ड है ये तो मालूम नहीं कर सकते इससे, हम कितना फील्ड है ये तो मालूम नहीं कर सकते इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, लेकिन हम कंपेयर कर सकते हैं कि भैया कहां पे ज्यादा है और कहां पर कम है। इतनी बात का कंपैरिजन हमसे हो सकता है, ठीक है बच्चों, आए बात समझ में। तो आगे बात करते हैं। अब हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या मतलब है इसका, कि वो एक दूसरे को कभी काटेंगी नहीं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, ये कहा जा रहा है। अच्छा जी ओके, तो क्या मतलब है, मान लिया वो इंटरसेक्ट कर गई, मान लेते हैं कर गई। अगर आपने ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दी, ये ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और ये ऐसे जा रही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो अब आप ये इमेजिन करो कि जहां पर ये इंटरसेक्ट करी है, जहां पर ये इंटरसेक्ट करी है वहां पर क्या होगा, जहां पर ये इंटरसेक्ट करी है वहां पर क्या होगा, ठीक है। तो भैया जहां पर ये इंटरसेक्ट करी है वहां पर देखो आपका एक टेंजेंट तो ऐसा आ गया और एक टेंजेंट आपका ऐसा आ गया। तो इस पॉइंट पर अगर कोई आपसे पूछ ले कि भैया मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, आप क्या होगे, उधर बोलोगे इधर बोलोगे, आप बता ही नहीं पाओगे, क्योंकि हमने कहा कि भैया जिस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देखनी है उस पॉइंट पर आपको टेंजेंट ड्रॉ करनी है।
बट यहां तो दोनों टेंजेंट आ गई। अब दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग है। अब क्योंकि दोनों टेंजेंट की डायरेक्शन अलग अलग है, इसीलिए हम ये नहीं बता पाएंगे कि आखिरकार उन दोनों डायरेक्शन में से इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है। अब क्योंकि हम ये बात नहीं बता पा रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, इसीलिए ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है, ठीक है। वरना हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे ऐसी लाइन से, और इनका वजूद ही खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए ऐसी फील्ड लाइन हमें ड्रॉ नहीं करनी है। आई बात समझ में। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। क्या मतलब है इसका? देखो बच्चा लोग, इसका मतलब यह है कि मान लेते हैं, आगे फिर से मानना नहीं पड़ेगा, मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी है जिसने ये क्लोज लूप बना दिया। मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, यहां पर ऐसे है। अरे बाबा रे बाबा, ठहरिए, लेक्चर हमारा चल रहा है, हम जरा इसको डाल देते हैं। बेटा 1 सेकंड हमें दीजिएगा, जरा 1 सेकंड दीजिएगा। वेट अ सेकंड बेटा, वेट अ सेकंड। इसको जरा हमें इसका गला घोटना है, इसका गला घोटना है। घोट दिया हमने इसका गला। क्या करें भैया, वैलेंटाइन डे है, फोन तो आएंगे, फोन तो आएंगे भैया। आप लोग हमें विश करो ना करो, लेकिन भैया हमारे चाहने वाले कम नहीं है, बहुत चाहने वाले हैं हमारे, बहुत। अब आप बोलेंगे सर आज तो वैलेंटाइन डे है नहीं, आज तो 15 तारीख है, 14 तारीख तो निकल गई ही है। अरे भैया रिकॉर्ड में 14 तारीख को कर रहा हूँ। बहुत फोन आ रहे हैं हमारे पास। खैर बच्चों, खैर देखो, आई हैव हार्ट्स, आई हैव स्मॉल हार्ट्स, गुड माय फ्रेंड्स, स्मॉल हार्ट्स। और एक और चीज है मेरे पास। खैर बढ़ते आगे। चलो, तो हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास क्या है, हमारे पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो क्लोज लूप बना रही है, ठीक है। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां पर एक क्लोज लूप बना रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, ठीक है, हमने एक चार्ज पार्टिकल लिया, हमने कहा भैया इसका चार्ज कितना है, क्यू है, क्यू चार्ज पार्टिकल, चार्ज क्यू। और इसके ऊपर हम कह रहे कि एक लग रहा फोर्स Q इंटू ई, क्योंकि देखो यहां पर जो फील्ड होगी वो टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। अब क्योंकि यहां पर जो फील्ड है वो टेंजेंट के अलॉन्ग है और चार्ज Q है, तो फोर्स होगा Q इंटू ई, ठीक, टेंजेंट के अलॉन्ग। अब ये चला आगे, dx, तो भैया जो इस पे वर्क डन होगा, लेट मी राइट नॉट एज डी, लेट मी राइट डीएल, जो इस पे वर्क डन होगा, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा उसी डायरेक्शन में वो चल रहा है, तो उस पे होने वाला वर्क डन पॉजिटिव होगा, ठीक। अब जब ये आगे आया, यहां पहुंचा, तो हमने कहा कि भैया इस पे फोर्स ऐसे लग रहा है, गया भी ऐसे, ठीक है ना, फिर वो यहां चला, मतलब मैं इस पार्टिकल को इस फील्ड लाइन के ऊपर चला रहा, इस पार्टिकल को इस फील्ड लाइन के ऊपर चला रहा, तो जैसे जैसे फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वैसे वैसे डीएल की डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, और हमेशा 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 फोर्स और डीएल आर इन द सेम दिशा। अब इसे कहते हैं हिंदलिश, या क्या बोलते हैं, इंग्लिश, इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश का असली मिश्रण है ये, ठीक है। तो हिंदी हमारी, इंग्लिश हमें आती नहीं, हिंदी हमारी जाती नहीं, क्या करें। तो मिक्स कर देते हैं हम। ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि देखो पार्टिकल घूम रहा इस पाथ के ऊपर, पार्टिकल घूम रहा इस पाथ के ऊपर, इस पाथ के ऊपर, और डीएल और फोर्स हमेशा सेम डायरेक्शन में है। इसका मतलब जब वो घूमकर
जब वो घूमकर अपना पूरा एक पाथ कंप्लीट करेगा, जब वो घूमकर अपना पूरा एक पाथ कंप्लीट करेगा, तो क्या उस पर होने वाला वक्र जीरो होगा? कतई नहीं होगा, क्योंकि हर एक पार्ट में उस पर थोड़ा थोड़ा वक्र पॉजिटिव है। यहां भी वक्र पॉजिटिव, यहां भी वक्र पॉजिटिव, यहां भी वक्र पॉजिटिव, यहां भी वक्र पॉजिटिव। अरे तो कहीं नेगेटिव वक्र हुआ ही नहीं ना, क्योंकि फोर्स एंड डीएल हमेशा सेम डायरेक्शन में रहे, तो हर पॉइंट पर वक्र पॉजिटिव हुआ। और सारे इन छोटू 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 वक्रों को जोड़ने पर आपको जो नेट वक्र मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा। तो नेट वक्र क्या होगा बेटा? पॉजिटिव हुआ। क्या जीरो हुआ? नहीं हुआ ना। इसका मतलब क्या हुआ जी? इसका मतलब यह हुआ कि एक क्लोज लूप में वक्र जीरो नहीं आ रहा है। ऐसा किसके साथ होता है? जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होता है। लेकिन हमें पता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो एक कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड होती है, उसका वक्र एक क्लोज लूप में जीरो आना चाहिए। और अगर वक्र जीरो आना चाहिए तो इसका मतलब यह हुआ कि वो ऐसी फील्ड लाइन बना नहीं सकता, बिकॉज ऐसी फील्ड लाइन ने प्रूव कर दिया कि अगर फील्ड लाइन ऐसी होती तो एक क्लोज लूप में वक्र जीरो जीरो, बोलो बच्चा, वक्र एक लूप के अंदर वक्र जीरो नहीं आता, वो हमने प्रूव कर दिया। बट आना चाहिए कंजर्वेटिव फील्ड के लिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बेटा बहुत सिंपल सी बात, इसका मतलब एक ही है कि ऐसी फील्ड लाइन पॉसिबल नहीं। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। चलो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हमने बहुत कुछ जान लिया। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम और ड्रॉ करके देख लेते हैं, फिर हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है बच्चा। तो हम कह रहे हैं कि देखो ये पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसी निकलेगी, इससे स्ट्रेट लाइंस निकलेंगी कुछ ऐसे, चारों डायरेक्शन में एकदम सिमेट्रिक तरीके से निकलेंगी, कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अगर हमारे पास बेटा एक लाइन चार्ज है, तो इसके वो चार्ज है, ठीक। तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो कैसे जा रही होंगी? इसमें यहाँ पर ऐसे भाग रही होंगी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भाग रही होंगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भाग रही होंगी, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भाग रही होंगी, ऐसे भागेंगी, यहाँ पर ठीक है ना। कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस लाइन से दूर की तरफ जा रही है, ठीक है, दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से जा रही है। आ रही बात समझ में? अच्छा जी। लेकिन जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहेंगी, इतनी इतनी आसान नहीं है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आना, क्योंकि जैसे जैसे वो दूर जा रही है उससे कम, मतलब उनकी डेंसिटी भी हमें चेंज करनी है। डायरेक्शन तो ऐसे मिल रही है आपको जाते हुए की, ठीक है ना, बट 3D में भी है ये। तो लेट मी बेसिकली रिमूव दिस, हटा देता हूँ इसको, वरना आप समझेंगे कब, कंफ्यूज ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। लेट मी जस्ट रिमूव इट, इसका काम नहीं। आगे हम बढ़ेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस, वहां पर मैं समझा दूंगा आपको कि पोटेंशियल सरफेस कैसे बन रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जा रही है, ठीक। बेटा पॉइंट जब हमने बना के दिखाया आपको, एक और चीज समझनी है आपको, वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? तो बेटा तो बातों बातों में ध्यान नहीं रहता, ठीक है ना, ऐसे मारने की आदत है, सीधा ऐसे मार देते, और ऐसे मार तभी आता है, बाबा रे बाबा हमारा तो एक्सीडेंट हो रखा है, लगा हुआ है हाथ में। हम वो खरीदेंगे, बाइकर वाले, वो आते ना बाइकर वाले ग्लव्स, वो खरीदेंगे हम, ठीक है। उसमें गिरो तो चोट नहीं लगती है, उसके ऊपर पूरा एकदम बना हुआ होता है सेफ्टी प्रिकॉशंस। आप लोगों की पढ़ाई बहुत, जब मैं गिरा मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही थी, अरे भैया प्रयास बैच का लेक्चर बाकी है, अभी अभी चोट नहीं खानी है। जस्ट जोकिंग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जिसका डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन भी नहीं बदल रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? अभी देखो ऐसी होती है फील्ड लाइंस, इनको कहते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एकदम। तो क्या होता है? इक्वी स्पेस्ड पैरेलल लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। इक्वी स्पेस पैरेलल
लाइंस रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म फील्ड। ठीक है तो चलो, ये तो थी इधर उधर की बातें। सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, आपके पॉइंट ऑफ व्यू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। लेकिन अब हम आ रहे हैं बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, जिसका नाम है, क्या नाम है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बढ़िया से देखना बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 10:18 हो चुके हैं, कोई ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? तो बच्चों जैसे ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो बच्चा कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ एरिया। गलत, बिल्कुल गलत। ठीक, इसके मीनिंग पर आऊंगा। इसके बेसिकली आप कैसे, दो मीनिंग है, एक होता है उसका मैथमेटिकल मीनिंग, एक होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है ना? तो पहले मैथमेटिकल मीनिंग की बात करते हैं बेटा। तो मैथमेटिकल लिखा जाता है फाई इज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। फाई इज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक तरीके से ना ये एरिया वेक्टर के साथ हमने इंटीग्रेट कर दिया उसको। ठीक है ना? तो सरफेस इंटीग्रल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? फ्लक्स इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का बेटा सरफेस इंटीग्रल है, एंड फाई की वैल्यू हो गई इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस के बराबर। ई डॉट डी एस के बराबर फाई की हमको क्या मिल रही? वैल्यू मिल रही। आई बात समझ में आप लोगों को? क्लियर हुआ? चलो बड़े बच्चा आगे। क्या इसको हमें एक क्लोज सरफेस पे लेना है या ओपन सरफेस पे भी ले सकते हैं? तो बेटा दोनों में पॉसिबल है। क्लोज सरफेस के लिए यहां पर हम सर्कल बनाते हैं, लेकिन ये क्लोज सरफेस और ओपन सरफेस होता क्या, बताऊंगा इसके बारे में। सर ई तो समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड। डीएस वेक्टर क्या है? इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। अब आप कहेंगे सर ये क्या बला है? एरिया तो आज तक हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि स्केलर क्वांटिटी होती है। अब आप एक नई चीज लेकर आ गए हो सर, एरिया वेक्टर। ये सर वेक्टर कहां से हो गया? सर ये तो हमें स्केलर पढ़ा था, आप वेक्टर कैसे कह रहे हो उसको? तो बच्चा होता क्या है यहां पर? होता कुछ ऐसा है, होता कुछ ऐसा है कि हम यहां पर कोई भी अगर एक सरफेस ले लें, ठीक है, कोई भी हमने एक सरफेस ले लिया, ठीक? इस सरफेस के ऊपर अगर हम एक छोटा सा पैच बनाएं, स्मॉल पैच, ठीक है, तो हम इस छोटे से पैच के लिए एक एरिया वेक्टर असाइन कर सकते हैं। एरिया तो हो गया भैया उसका, जो उसका एरिया है वो उसका एरिया हो ही गया। बट एरिया वेक्टर का मतलब क्या हुआ? एरिया वेक्टर का मतलब हुआ कि आपको इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस सरफेस से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से एरिया वेक्टर बनाना है। अब आपको अगर परपेंडिकुलर ऐसा क्यों लिया आपने? परपेंडिकुलर तो मैं नीचे भी ले सकता था इसके, आपने ऊपर ही क्यों लिया? भाई अगर आप कोई भी, जैसे आप एक बोर्ड कहते हो, बोर्ड का परपेंडिकुलर क्या है? एक तो बाहर आता हुआ ले सकते हो, और अंदर जाता हुआ भी तो भैया परपेंडिकुलर ही हुआ। क्यों भाई? अगर ये परपेंडिकुलर है तो ये भी तो परपेंडिकुलर हुआ। क्यों भाई? है ना भाई? बात समझ में आई? तो हमेशा दो डायरेक्शन पॉसिबल है उसकी। तो यस बेटा, एरिया वेक्टर की भी दो पॉसिबल डायरेक्शंस हैं। एक के लिए अगर एंगल थीटा होगा तो दूसरी डायरेक्शन को मानने पर एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। ऐसे में अगर एक डायरेक्शन के लिए आप फ्लक्स को पॉजिटिव लिखोगे तो दूसरी डायरेक्शन के लिए फ्लक्स ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब कि फ्लक्स चाहे आप पॉजिटिव रिपोर्ट करो चाहे आप नेगेटिव रिपोर्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही आंसर इक्वली वैलिड हैं। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन खुद आपको ना बोले कि ये डायरेक्शन आपको एरिया वेक्टर की लेनी है, तब तक यू आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर फॉर ओपन सरफेस। क्लोज सरफेस में क्या होगा, जब वहां पे पहुंचूंगा तब बताऊंगा। फिलहाल के लिए ओपन सरफेस की बात कर रहे हैं। तो ओपन सरफेस में यू कैन चूज एनी डायरेक्शन ऑफ द एरिया वेक्टर, और अगर एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो है वो आपने कोई भी एक चुन ली, उसके अकॉर्डिंगली आपका आंसर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का लेकर फ्लक्स निकल जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? बेहतरीन बच्चों। तो बेटा अब हम आगे बात करते हैं यहां पर, और आगे करते हैं चर्चा कि सर ये एरिया वेक्टर समझ में आया
लेकिन फ्लक्स निकालेंगे तो आखिरकार कैसे, फ्लक्स निकालेंगे तो आखिरकार कैसे। तो आप कहोगे सर बड़ा भयानक फॉर्मूला लग रहा, बड़ा भयानक फॉर्मूला लग रहा, क्यों? जितनी चीजों से आप आज तक डरते हुए आए हो सारा कुछ है इसके अंदर। जैसे दो दो वेक्टर, फिर उनका डॉट प्रोडक्ट, फिर उनका इंटीग्रेशन। समझ रहे बात को, कितना भयानक फॉर्मूला है। दो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट के साथ इंटीग्रेशन फिर उसके ऊपर लगा हुआ है। एक तो इंटीग्रेशन से डर लगता है, ऊपर से वेक्टर से डर लगता है, ऊपर से दो वेक्टर और ऊपर से उनका डॉट प्रोडक्ट। अरे बाबा रे बाबा, बड़ा भयानक क्वेश्चन है, बड़ा भयानक ही फॉर्मूला है। सर हम कैसे करेंगे, हमसे ना हो पाएगा, हम डिप्रेशन में आ गए हैं, हम डिप्रेशन में आ गए। सर कुछ करो सर, कुछ करो सर, हमसे ना हो पाएगा भैया। अरे चिंता की बात नहीं है, आरजी सर इज विद यू। व्हाई सो वरी व्हेन आरजी सर इज विद यू? नो वरी एट ऑल, नो वरी एट ऑल। देखो बच्चों, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, केस बाय केस स्टडी करेंगे, केस बाय केस स्टडी करेंगे। केस नंबर वन, इसका इतना ऑपरेशन कर देंगे हम कि आपको इतना सिंपल लगेगा ही, इतना चुटकियों वाला सिंपल लगेगा ही। ठीक है, तो ऑपरेशन की करते हैं तैयारी। हम कह रहे कि पहला पॉइंट हमने लिखा क्या लिखा भाई? इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म and area is planar, or you can say flat। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और जो एरिया जिसमें से हमें फ्लक्स निकालना है वो प्लेन है या फ्लैट है। फ्लैट एरिया कैसा, जैसे टीवी हो गया हमारा, ये फ्लैट स्क्रीन है, इट्स अ फ्लैट स्क्रीन। ठीक है, आजकल कर्व्ड स्क्रीन्स भी आ गई हैं, ठीक है, बट वी हैव अ फ्लैट स्क्रीन। गरीब लोग क्या करें, है ना। यस खैर, तो ये है फ्लैट स्क्रीन। तो अब क्योंकि ये है फ्लैट स्क्रीन तो हम क्या कह सकते हैं यहां पे एक एरिया लेते हैं, फ्लैट एरिया, और फिर बात करते हैं भैया उससे फ्लक्स कितना आएगा। ठीक है, तो हमने कहा कि देखो मान लेते हैं ये है हमारा फ्लैट एरिया, ये है हमारा फ्लैट एरिया। ठीक, अब क्योंकि ये है हमारा फ्लैट एरिया, आप इसके ऊपर कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो। ऐसा एलिमेंट बनाया आपने, छोटा सा एलिमेंट बनाया आपने। ठीक है, दिस छोटू सा एलिमेंट विल हैव अ एरिया वेक्टर कुछ लाइक दिस। ठीक है, वेक्टर। ठीक, एंड मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट वो तिरछी ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, अटैक यूनिफॉर्म अटैक। ठीक है, और जो ये एंगल बना रही है, सरफेस के साथ, इस फ्लैट सरफेस के साथ जो एंगल बना रही है, मान लेते हैं कि ये एंगल है थीटा। अब हम जानना चाहते हैं कि कितना फ्लक्स होगा। तो हमने कहा कि जो हमने इसमें छोटू सा एरिया बनाया, इस छोटू से एरिया से छोटू सा फ्लक्स डी फाई कितना होगा, छोटू सा फ्लक्स डी फाई कितना होगा। तो भैया फ्लक्स होगा छोटू से निकालना है तो इंटीग्रेशन बाद में आएगा, ई डॉट डीएस, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, तो हम इसको ओपन करें और लिखें ई ds cos, let me put alpha here. Now what is this angle alpha? Angle alpha is in between area vector and electric field, in between area vector and electric field। ठीक है, अल्फा क्या है? अल्फा है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है अल्फा। आई बात समझ में? इनके बीच का एंगल अल्फा है, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल अल्फा है। ठीक है बच्चा लोग, अच्छा जी। अब क्योंकि ये एंगल हम कह रहे हैं कि अल्फा है, ओके, तो इस डायग्राम में आते हैं बेटा। इस डायग्राम में तो अल्फा कितना होगा? क्या थीटा ही अल्फा है? नहीं भैया, हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल अल्फा है। तो भैया अल्फा है कितना? अल्फा हमारे पास है बेटा 90 माइनस थीटा। अल्फा हमारे पास है बेटा 90 माइनस थीटा, दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। तो अल्फा इज 90 माइनस थीटा, अल्फा इज
बच्चा लोग 90 माइनस थीटा। आया समझ में तो बेटा बजाओ ताली। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये लिख रहे हैं हम E, ये लिख रहे हैं ds and cos and alpha. What is alpha बेटा? alpha है 90 minus theta, तो we'll put it here. We will get phi d phi is equals to E ds sin theta. Cos 90 minus theta is sin theta. And now we'll integrate it. अब बताओ, हर एक पॉइंट पर E तो कांस्टेंट ही है, हर एक पॉइंट बेटा E तो कांस्टेंट ही है ना, और हर एक पॉइंट पर थीटा भी कांस्टेंट ही है, थीटा चेंज हो नहीं रहा, तो दोनों को बाहर निकालेंगे बेटा, ये E भी बाहर निकल गया और ये साइन थीटा भी बाहर निकल गया, तो बेटा ये इंटीग्रेशन ऑफ ds आ गया। अब जितने भी छोटे छोटे ds है ना हमारे पास, इन सबको अगर आप जोड़ दो तो क्या बनेगा भैया, सब ds को जोड़ दो क्या बनेगा, पूरा एरिया बनेगा ना। तो बेटा से पूरा एरिया इज एस, पूरा एरिया इज एस, एरिया है पूरा का पूरा ये, ठीक है ना भाई। तो यहां पर लिखे हम तो क्या मिलेगा हमको, मिलेगा E साइन थीटा इंटू एस, E इंटू साइन थीटा इंटू एस। ठीक है, अब यहां पर थीटा क्या है, थीटा हो गया किसके बीच में एंगल, फील्ड और प्लेन के बीच में एंगल, और अगर फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मिलता थीटा तो फिर लिखते हैं ई एस कॉस थीटा। तो बेसिकली मैं यहां पर लिख सकता हूं E साइन थीटा इज द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन बोल सकता हूं। तो आई कैन से दैट E परपेंडिकुलर टू प्लेन इंटू एस, T परपेंडिकुलर टू प्लेन इंटू एस, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या है ध्यान से देखना। हम कह रहे हैं कि मान लिया हमारे पास प्लेन है ये हमारे पास प्लेन है, ऐसा प्लेन हमारे पास, ठीक। अच्छा जी, और हमने कहा कि भैया ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जा रही है ऐसे जा रही है इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस प्लेन का एरिया है ए। व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू द प्लेन, कितना फ्लक्स होगा बेटा, तो आप कहोगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाउ मच इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर तो देखो फील्ड दिख ही नहीं रही, सारी की सारी फील्ड जो है वो तो प्लेन के पैरेलल जा रही है, तो मेरे हिसाब से फ्लक्स आना चाहिए, जीरो आना चाहिए भैया। आई बात समझ में आपको, फ्लक्स आएगा बेटा जीरो आएगा, पूरे प्लेन से निकलने वाला फ्लक्स होगा बेटा जीरो। आ रही बात समझ में आपको, जीरो फ्लक्स होगा, जीरो, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर हुआ। तो फ्लक्स टू द प्लेन होगा जीरो। तो जब भी फील्ड लाइन देखो, फ्लक्स लाने के लिए हमें फील्ड लाइन जो चाहिए, फ्लक्स लाने के लिए हमको जो फील्ड लाइंस चाहिए बेटा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, उसे काटती हुई जानी चाहिए। उसके पैरेलल निकल गई ना तो फ्लक्स नहीं आएगा, जब काटती हुई जाएंगे ना तब फ्लक्स आएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारे पास ये देखो, हमारे पास आज जो हमें मिला है लव फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम नहीं बताएंगे ठीक है, वरना आप जो है वो बना दोगे, इसका क्या नाम है, एक वीडियो बढ़िया सा कि रोहित सर जो है वैलेंटाइन बना रहे हैं अपना ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि देखो हमारे पास मान लिया ये एक प्लेन सरफेस, दिस इज आल्सो अ प्लेन सरफेस, राइट। अब अगर फील्ड लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे तिरछी काटती हुई जा रही है, इसको ऐसे काटती हुई फील्ड लाइन जा रही है ना, ठीक है, तो क्या होगा भैया, तो क्या होगा, तब फ्लक्स नहीं आएगा, फ्लक्स तब आएगा जब ऐसे चीरती भी जाएंगे, ऐसे काटती भी जाएंगे, इसको ऐसे काटती भी जाएंगे, ठीक है ना, ऐसे अंदर ऐसे कट करते भी जाएंगे ना इसको, ठीक है। जब इसको कट करते हुए एकदम जाएंगे, इस दल को एकदम चीरते हुए जाएंगे ना, तब आप कहोगे कि इसमें फ्लक्स आ रहा। आई बात समझ में। हमने एकदम आज का जो लेक्चर बनाया ना, वैलेंटाइन स्पेशल लेक्चर बनाया आपके लिए, पढ़ो बैठ के वैलेंटाइन पे खैर देखो भैया, थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं इसको कि क्या कहना चाहते हैं हम, आखिरकार क्या कहना चाहते हो सर, क्या चाहते हो आप, थोड़ा गौर फरमाइएगा क्या चल रहा है ना आजकल, एक सब कहना क्या चाहते हो आप। का शानदार कूब है भैया, का शानदार कूब है, नहीं बढ़िया नहीं है, इतना बढ़िया भी नहीं है, ठीक ठाक है। चलो हमारे पास ये क्यूब है, ठीक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही कुछ इसमें से निकलते हुए, चीरते हुए, इसको चीरते हुए जा रही,
तो एरो नहीं है हमारे पास, क्या करें यार। एक मान लेना इस तरफ जा रही है, बना ही दें। एक तरह डिमांड बहुत करते हैं। तो आप ये बताइए इस क्यूब के अंदर कितने ऐसे फेसेस हैं जिससे फ्लक्स जीरो होगा। इस क्यूब के अंदर कितने ऐसे फेसेस हैं जिससे फ्लक्स जीरो होगा। आई बात समझ में? हाउ मेनी फेसेस, हाउ मेनी फेसेस, फेसेस will have जीरो फ्लक्स, जिनसे फ्लक्स ना जीरो होगा। कितने ऐसे फेस होंगे जिनसे फ्लक्स बेटा जीरो आ रहा होगा। कैसे निकालेंगे भैया आप, कैसे निकालेंगे जिनसे फ्लक्स जीरो आ रहा। तो देखो बच्चा, इस रूम को इमेजिन कर लो, कर लें। हमने कहा कि मान लिया फील्ड लाइन निकल रही है यहाँ से, जुप ऐसे जा रही है आपके पास, ठीक है। यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, मैं आराम से करूँगा, हाथ में दर्द हो रहा है, ऐसे जा रही है, आराम से स्लो मोशन में करेंगे हम। यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है और आपकी तरफ ऐसे आ रही है, जुम 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 जुम। ठीक। तो भैया कौन से ऐसे फेसेस हैं जिनसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल हो जाएंगे। क्लियरली यहाँ से तो काटती हुई आ रही है और सामने भी काटती हुई जा रही है, सामने भी काटती हुई जा रही है, लेकिन बचे हुए जो ये चारों फेसेस हो गए, ये चारों, ये वाले चारों, एक नीचे मेरे पैरों पर हो गया, एक ऊपर हो गया, एक ये और एक ये, इन चारों से जो फील्ड लाइन पैरेलल ऐसे निकल गई, पैरेलल निकल गई, इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल, इसके भी पैरेलल और इसके भी पैरेलल, इन चारों से बेटा पैरेलल निकल रही है, इनकी पैरेलल निकल रही है। तो इनको एकदम ग्रेज करते हुए जाएंगी, काटते हुए नहीं जाएंगी बेटा। इन चारों से जो फ्लक्स होगा ना वो जीरो होगा। अभी तो आप इतना क्यों समझा रहे हो इस बात को, अभी जब मैं आगे लेके जाऊंगा ना आपको, ये सारी बातें जो है ना बहुत काम आने वाली है, बट वो अगले लेक्चर में होगा जब मैं गॉस लॉ पढ़ा चुका हूँ। गॉस लॉ की एप्लीकेशन पर आऊंगा, वहां पे फ्लक्स का इस्तेमाल करूंगा, वहां पर इसकी गहराई समझाऊंगा मैं क्या समझा रहा था, ठीक है ना। वहां पर फिर आप जवाब दिए नहीं जाएंगे, फिर आप फंस जाओगे, सर समझ नहीं आ रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है, सर बताओ ना सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अब समझो अच्छे से जो बता रहा हूं, हर मेरी हर बात के पीछे कोई ना कोई बात होती है बच्चा। हर जो मूव चलता हूं ना मैं, उसके पीछे का एक राज होता है जो आगे खुलेगा, तब मालूम पड़ेगा। अच्छा सर ने ये बात इसलिए बताई थी, इसलिए सर इस बात पे इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे थे, वो आगे मालूम पड़ेगा, ठीक है ना। देखते जाओ मुन्ना। तो हम कह रहे हैं हाउ मेनी फेसेस विल हैव जीरो फ्लक्स। तो आंसर कितना आया बेटा इसका, 4 फेसेस। केवल इससे फ्लक्स आएगा और इससे फ्लक्स आएगा, इन दो फेसेस से फ्लक्स आएगा। लेट मी ड्रॉ दोस टू फेसेस फॉर यू, लेट मी ड्रॉ दिस फेसेस आउट फॉर यू। एक फेस हमारे पास बेटा ये वाला है, ठीक है। और लेट मी चूज अ बेटर पेन, हाइलाइटर, seems good। एक बेटा, एक बेटा ये वाला फेज है जिससे फ्लक्स आपको मिल रहा है, और एक फेज बेटा ये वाला आपके पास है जिसमें आपको फ्लक्स मिल रहा है, ठीक है ना। तो बाकी जो 4 फेसेस हैं बेटा उनसे वो फ्लक्स नहीं आएगा, उन चारों से वो फील्ड लाइंस पैरेलल जा रही होंगी। आई बात समझ बेटा, बहुत अच्छे, बड़े आगे बेटा। चलो, तो अब कहानी सिर्फ इतनी सी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास यूनिफॉर्म है और एरिया फ्लैट या प्लेनर है, तो आपको इंटीग्रेशन की आवश्यकता नहीं है। आप फील्ड को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें, किससे, एरिया से। फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट द फ्लक्स। फील्ड को एरिया से, और फील्ड कौन से कंपोनेंट को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ई परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ई परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनटू एरिया, ठीक। यू विल गेट द आंसर, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, नो नीड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। सिंपल हो गया ना। अब केस 2 की बात करते हैं। सर ये तो आपने सिंपल केस बताया है, व्हाट इफ द एरिया इज नॉट प्लेनर, एरिया इज कर्व्ड, ठीक है ना। तो फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड एरिया इज कर्व्ड, एरिया इज कर्व्ड। फील्ड भैया यूनिफॉर्म है लेकिन एरिया जो है वो कर्व है, तब क्या होगा। तो फील्ड यूनिफॉर्म, एरिया कर्व, फिर क्या होगा, आइए देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो कर्व कैसा, हमने लगे देखो, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, ठीक है।
हम जानना चाह रहे हैं कि इसके कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स जा रहा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर के कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है बेटा। इसका रेडियस आर है, इसका फील्ड ई है। फील्ड ई, रेडियस आर, कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स निकालना है। तो बेटा यहां पर अब आपके साथ बात करता हूं कि फ्लक्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है। बेटा हम कहते हैं फ्लक्स जो है, फ्लक्स इज डायरेक्टली proportional flux is directly proportional to the number of electric field lines crossing a surface। बेटा इक्वल नहीं है, ध्यान रखना, प्रोपोर्शनल है, इक्वल नहीं है। नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके आप फ्लक्स की वैल्यू नहीं बताओगे, लेकिन हाँ अगर दो सरफेस से बराबर फील्ड लाइंस निकल रही हैं तो आप इतना तो कह सकते हो ना कि भैया फील्ड लाइंस बराबर होने के कारण दोनों से फ्लक्स भी बराबर है। फील्ड लाइंस बराबर होने के कारण दोनों से बेटा फ्लक्स भी बराबर है। ठीक है, तो अगर फील्ड लाइंस बराबर है तो फ्लक्स बराबर होगा, इतना कह सकते हो। या फिर अगर दो सरफेसेस आपके पास हैं, एक से नंबर ऑफ फील्ड लाइन ज्यादा जा रही, एक से कम जा रही, तो आप कह सकते हो जिससे ज्यादा जा रही हैं उसके थ्रू फ्लक्स भी ज्यादा होगा, और जिसमें से फील्ड लाइंस कम जा रही हैं उसके थ्रू फ्लक्स भी कम होगा। ठीक है बच्चा लोग, इस तरीके से आप कहानी बोल सकते हो। तो आते हैं यहां पे। ठीक है, तो हमने कहा कि और फील्ड लाइन बनाते, पहले और बनाते फील्ड लाइन, लोग और फील्ड लाइन बनाई, हमने और बना दी, बेटर व्यू हमने और बना दी। ठीक है, अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, मुझको जरा ये बताइए कि दो सरफेस अगर हम लें, पहला सरफेस तो लें ये वाला, हाईलाइट करते हैं ये सरफेस, एक सरफेस तो लिया हमने ये वाला, ठीक है, फ्लैट सरफेस, एंड रंग क्यों आ रहा है, और दूसरा सरफेस बेटा हमने लिया ये कर्व्ड सरफेस। लेट मी टेक द कर्व्ड सरफेस। ठीक है, दूसरा सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, दिस कर्व्ड सरफेस, पूरा कर्व्ड सरफेस 3D में आप देखेंगे पूरा एक बाउल टाइप का सरफेस है बेटा ये। ठीक है, इन दोनों में से किसमें से ज्यादा फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, किसमें से ज्यादा, बेटा डायरेक्शन मैटर नहीं करती, डायरेक्शन मतलब एंगल मैटर नहीं करता, बट हाँ उसके उसके पैरेलल नहीं आना चाहिए, कट करना चाहिए। एंगल डजंट रियली मैटर। आप ये नहीं कहोगे कि सर यहां पर जो फील्ड लाइंस हैं सर वो 90 डिग्री पे कट कर रही हैं और यहां पर सर किसी और एंगल पे कट कर रही हैं। नो, यू विल नॉट से दिस। ठीक है, हमें इस चीज से मतलब नहीं है कि फील्ड लाइन कितने एंगल पे कट कर रही है, हमें इस चीज से मतलब है कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है। तो जितनी इसको कट कर रही है उतनी तो इससे निकल रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, तो जितनी यहां पर कट हो रही उतनी ही यहां पर इससे बाहर निकलते हुए आपको मिलेगी। आई बात समझ में? इज दिस क्लियर? क्लियर है बच्चा ये बात? बहुत बढ़िया। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस कर्व्ड सरफेस से जितनी फील्ड लाइंस निकल रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस इस सर्कल से भी निकल रही हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अब आप कर्व्ड से निकाल के फ्लैट से निकाल दोगे, फ्लैट निकालना आपको आता ही है, तो फ्लैट कैसे निकालोगे, इससे कितना फ्लक्स जा रहा, फ्लैट से कितना जा रहा, ये जा रहा फील्ड कितनी है, ई, फील्ड का परपेंडिकुलर कितना है, ई है, ई परपेंडिकुलर ई, और कितना एरिया है इसका, पाई आर स्क्वायर। और बेटा यही क्या है, यही आपका है फाई, यही आपका है बेटा क्या, फाई किसके थ्रू, बेटा ये फाई थ्रू कर्व। दोनों बराबर है बेटा, दोनों बराबर है, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों में बराबर जा रही, एंगल से अलग फर्क नहीं पड़ता, दोनों में फील्ड लाइन बराबर जा रही, इसलिए दोनों से फ्लक्स बराबर हो गया। आई बात समझ में? बहुत अच्छे। अच्छा बेटा अब थोड़े से मैं यहां पर बात करता हूं क्लोज सरफेस की बात भी करता हूं।
समझना बात को ध्यान से कि क्लोज सरफेस का मीनिंग क्या होता है। बंद जो सरफेस, जैसे एक क्यूब है, बंद है। रूम क्या है, ये बड़ा बंद है, चारों तरफ से रूम हमने बंद कर दिया है, ठीक है, नो एंट्री ऑन एनीवन टिल द रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन, ठीक। तो हम कह रहे हैं कि हमने जो रूम है बेटा, एक बंद रूम लिखा, इट्स अ क्लोज सरफेस। क्यूब हो गया, या फिर आप एक क्यूबॉइड कह सकते हो, एक स्फीयर कह सकते हो, दे आर क्लोज सरफेसेस, दे आर क्लोज सरफेसेस बेसिकली, ठीक है। तो चारों तरफ से बंद हो, उनको बोलते हैं क्लोज सरफेस, राइट। तो क्लोज सरफेस के अंदर हम दो डायरेक्शन मान सकते हैं, ठीक है। एक डायरेक्शन है उस क्लोज सरफेस के अंदर जाती हुई, और दूसरी डायरेक्शन है उस क्लोज सरफेस से बाहर आती हुई। एक है अंदर जाती हुई और दूसरी बेटा बाहर आती हुई। दो डायरेक्शन पॉसिबल है, अंदर जाती हुई और बाहर आती हुई, ठीक है। तो अब हम यहां पे ये कह रहे हैं, हम यहां पे कह रहे हैं कि जो दो डायरेक्शंस है, एक अंदर जाती हुई एक बाहर आती हुई, ठीक है ना। तो ये दो डायरेक्शंस को में से हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे और एक डायरेक्शन को नेगेटिव ले लेंगे। एक को पॉजिटिव मानेंगे और एक को नेगेटिव ले लेंगे। क्या मतलब है इसका? ठीक है। तो क्लोज सरफेस के लिए यहां पर हम कहते हैं कि जो फील्ड लाइन अंदर की तरफ एंटर करती हुई आ रही है वो नेगेटिव होगी, और जो फील्ड लाइन बाहर जा रही है ना बेटा वो पॉजिटिव होगी। ये दो बार काटी जा, अगर दो बार काट रही है सरफेस को, उसको दो बार काउंट करना पड़ेगा, एक बार अंदर आते हुए और एक बार बाहर जाते हुए। अगर ये सरफेस को दो बार काट रहे हैं तो दो बार काउंट करना पड़ेगा, एक बार अंदर आते हुए काउंट करना पड़ेगा, एक बार बाहर जाते हुए इसको काउंट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये फील्ड लाइंस हमारे पास आ रही हैं, ठीक है, ये नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। कुल मिला के इसकी वजह से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो है। कुल मिलाकर इसकी वजह से फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन जीरो है बच्चा। आई बात समझ में? क्लियर हुई बात आपको? अच्छा सर, तो मैं कह रहा हूं यहां पर क्लोज सरफेस के लिए ऐसा कब होगा? क्लोज सरफेस के लिए आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल मतलब बाहर निकलती हुई नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन पॉजिटिव। आउटवर्ड नॉर्मल इज टेकन पॉजिटिव। बाहर निकलती हुई नॉर्मल बेटा पॉजिटिव होती है। आउटवर्ड नॉर्मल इज पॉजिटिव, बाहर निकलती हुई नॉर्मल बेटा पॉजिटिव होती है, ठीक है। अब क्योंकि बाहर निकलती हुई नॉर्मल पॉजिटिव है इसलिए अंदर आती हुई फील्ड नेगेटिव हो गई, बाहर निकलती हुई फील्ड लाइन पॉजिटिव हो गई। सिंपल सी बात, ठीक है। तो जब भी आप क्लोज सरफेस की बात करेंगे तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक फील्ड लाइन दो बार कट कर रही है कि एक बार कट कर रही है? दो बार कट कर रही है, ठीक है, तो उसका कंट्रीब्यूशन आने के वक्त भी और जाते वक्त दोनों लेना पड़ेगा, आते वक्त नेगेटिव, जाते वक्त पॉजिटिव। क्लियर? बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। तो यहां पर वापस आते हैं बेटा। अब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट surface to the whole hemisphere, to the whole, let me call this closed hemisphere. क्लोज्ड हेमिस्फीयर से कितना फ्लक्स होगा? तो आप कहोगे क्लोज्ड हेमिस्फीयर से जो फ्लक्स है बेटा वो है जीरो। जितनी फील्ड आ रही है उतनी ही फील्ड बाहर जा रही है, जितनी फील्ड अंदर आ रही है उतनी ही फील्ड बाहर जा रही है। ये आने वाली और जाने वाली फील्ड बराबर है, फील्ड लाइंस बराबर है, इसलिए आने वाली फील्ड लाइंस को नेगेटिव मानेंगे, जाने वाले को पॉजिटिव मान लेंगे। हाँ, जब मैं खाली इस फ्लैट सरफेस की बात करूंगा तो आप फ्लक्स को पॉजिटिव भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो। मैंने यहां पे लिखा, मैंने इसको बराबर लिख दिया, एक बराबर लिख दिया। लेकिन जब आप पूरे क्लोज सरफेस की बात करोगे ना, तो पूरे क्लोज सरफेस की बात करोगे तो इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा और उसको पॉजिटिव, और जोड़ के बोलोगे जीरो। डबल नहीं कर दोगे, 2 टाइम्स ई पाई आर स्क्वायर नहीं बोलोगे, इसका आंसर आएगा जीरो, आंसर आएगा इसका। आई बस समझ में आपको? ये ध्यान रखना है आपको, जीरो आंसर आने वाला है इसका, ठीक? क्लियर? समझ गए? बहुत अच्छे, ठीक है। तो कोई भी कैसा भी सरफेस हो, यू कैन ऑलवेज यूज दिस कंसेप्ट, ठीक है ना, और अपना आंसर निकाल सकते हो। तो कर्ड सरफेस से कैसे निकालना है? आप एक ऐसा फ्लैट सरफेस ढूंढो जिस सरफेस से उतनी ही फील्ड लाइंस जा रही हैं जितनी फील्ड लाइंस उस कर्ड सरफेस से जा रही है, ठीक है ना। और इसको देखने का एक तरीका होता है, आप प्रोजेक्शन देख सकते हो उसका, शैडो देख सकते हो उसका। जैसे कि हमने यहां पर ये कहा कि हमारे पास क्या है, हमारे पास बेटा ये एक हेमिस्फीयर, हमने ऐसा मान लिया एक हेमिस्फीयर, ठीक है। और हमने कहा देखो फील्ड लाइन ऐसे आ रही है, ऐसे फील्ड लाइन, ठीक है। तो आप क्या करो बेटा, आप क्या करो, आप इसके सामने एक दीवार लगा दो ऐसे, परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। दीवार लगा दो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। लाइट, इसको लाइट मान लो, तो लाइट मान लो, फील्ड को फील्ड इक्वल टू लाइट मान लो, फील्ड इक्वल टू लाइट मान लो, फील्ड इक्वल टू लाइट मान लो।
और इसके सामने लाइट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक दीवार लगा दो, ठीक है। तो देखो बेटा इसकी शैडो कैसे बनेगी, तो आप कहोगे इसकी जो शैडो बन रही है ना, जो इसकी शैडो बन रही है वो कुछ इस प्रकार एक सर्कल बन रही है, शैडो विल बी अ सर्कल, शैडो विल बी अ सर्कल। अब बिकॉज शैडो इज अ सर्कल, तो आप ये कहोगे जितना फ्लक्स इस कर्व सरफेस से जा रहा है उतना ही इस शैडो से भी जा रहा है, बराबर जाएगा, ऐसे जाएगा ना, बराबर जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया। तो यू कैन से दैट द फ्लक्स वुड बी फील्ड मल्टीप्लाई बाय प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड एरिया, ये भी कह सकते हो, बस समझ आपको, ऐसे भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ भाई, ऑल क्लियर। चलो बढ़ते हैं आगे। तो अब हम बात करते हैं, सर ये तो आप ना गेम खेल रहे हो हमारे साथ, मतलब अब बड़े हैवी ड्राइवर हो आप मतलब कहने का मतलब क्या है, मतलब ये है कहने का कि ये तो आपने वो बातें कर दी जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, पर व्हाट इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, फिर क्या करोगे, फिर तो इंडिकेट करना पड़ेगा, थर्ड केस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, अरे बाबा रे बाबा, अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड भैया नॉन यूनिफॉर्म है तो भैया इंटीग्रेट से बच नहीं सकते, क्योंकि तो ये तो बाहर आएगा नहीं इंटीग्रेशन से, अब इंटीग्रेशन से नहीं बच सकते, अब तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अब तो आपको जेल में आना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा, पोशंपा भाई पोशंपा, इंटीग्रेशन तो बनता है, करना ही पड़ेगा, बच नहीं कर देते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन, ठीक है भैया। तो क्वेश्चन तो बहुत ही वियर्ड थे और बहुत ही डिफिकल्ट से डिजाइन किए जा सकते हैं, ठीक है ना, बहुत डिफिकल्ट, बहुत वियर्ड वी कैन डिजाइन। ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, ठीक। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमारे पास है माइनस ई नॉट एक्स, बताओ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप की डायरेक्शन में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप की डायरेक्शन में है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस की डायरेक्शन में है, या इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस जेड की डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। बड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस के कैप, माइनस के कैप मतलब इनटू द प्लेन, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रॉस से दिखा सकते हो, इनटू द प्लेन इलेक्ट्रिक फील्ड है, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग। तो मैं यहाँ पर केस ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है, लेकिन अभी मैंने एरिया लिया, प्लेनर लिया, एरिया इज प्लेनर, एरिया इज प्लेनर, एरिया कर्व्ड नहीं है बेटा, एरिया तो प्लेनर ही है, तो एरिया मैंने प्लेनर लिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नॉन यूनिफॉर्म लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने नॉन यूनिफॉर्म लिया, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, हम कह रहे हैं ई वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ई नॉट एक्स के कैप, माइनस ई नॉट एक्स के कैप, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, हमें यहां पर एक पूरे एरिया से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हमें लेंथ एल है, ब्रेथ बी है, पूरा एरिया एल इंटू बी है, हम एल इंटू बी को इनोट एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज एक्स तो वेरिएबल है ना, किस पॉइंट पर एक्स ले रहे हैं, हर अलग अलग पॉइंट पर अलग फील्ड है, किस पॉइंट की फील्ड से मल्टीप्लाई करें पूरे एरिया को, अलग अलग पॉइंट पर अलग है, तो वी हैव टू टेक एलिमेंट, और उस एलिमेंट से फ्लक्स निकालेंगे और उस एलिमेंट की को इंटीग्रेट करते हुए पूरा फ्लक्स निकलेगा, ठीक। तो एलिमेंट कैसे लें, दो रास्ते दिख रहे हैं मेरे को, पहला रास्ता दिख रहा है कि मैं यहां से एक्स डिस्टेंस आगे जाऊं और एक इस तरीके से एलिमेंट ले लूं, दूसरा रास्ता मुझे ये भी दिख रहा है कि भैया मैं यहां से वाई डिस्टेंस ऊपर जाऊं और एक एलिमेंट ऐसे ले लूं डी वाई विड्थ का, तो भैया कौन से वाला सही रहेगा, कौन से वाला सही रहेगा बेटा, यही सबसे बड़ी मुसीबत होती है। अब क्वेश्चन कराते वक्त अगर मैंने आपको बता दिया हमने ऐसा ले लिया जी, हमने ऐसा कर दिया जी, और एग्जाम में आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, अब आप सोचोगे सर मैं ऐसा लूं कि ऐसा लूं, क्या लूं, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि एलिमेंट कैसा लेना है और क्यों ऐसा लेना है, ऐसा क्यों नहीं लेना है, बता दिया मैंने आपको, है ना। कौन सा नहीं लेना, ग्रीन वाला नहीं लेना, आपको ग्रीन वाला नहीं लेना, क्यों, देखो आपको एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जिससे आप फ्लक्स निकाल सको बिना इंटीग्रेशन करे,
बिना इंटीग्रेशन करे जिस पे फ्लक्स निकाल सको। अच्छा, पूरे एरिया से फ्लक्स निकालने में दिक्कत क्या आ रही थी कि अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग थी, ये दिक्कत आ रही थी ना। अब देखो, अगर आपने ग्रिड वाला एलिमेंट लिया तो भैया वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुई। क्यों? यहां पर एक्स अलग है, 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 यहां पर एक्स अलग है। तो इस ग्रीन वाले एलिमेंट पे भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्स हो गया, क्योंकि इस ग्रीन वाले एलिमेंट में भी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग एक्स है, तो इसमें भी एक्स यूनिफॉर्म नहीं है और इसका भी फ्लक्स आप नहीं निकाल पाओगे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस एरिया से। नाउ लेट अस एग्जामिन दिस ऑरेंज एरिया। If I examine this orange area, what I see is कि इस पॉइंट पर x, 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 सारे पॉइंट पर x तो बराबर ही है ना लगभग, है ना भाई। अब क्योंकि इस रीजन में x की वैल्यू तो लगभग x ही है ना, फिक्स्ड है वो, हर एक पॉइंट पे सब पॉइंट लगभग सेम ही x है। इसका मतलब मैं इस पूरे के पूरे फील्ड को यहां पर यूनिफॉर्म मान सकता हूं। बट ऐसे जितने भी एरिया हैं उन सब में अलग अलग है, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें तो ई सेम है ना, इसमें तो थ्रू आउट ई सेम है ना। अब क्योंकि इसमें थ्रू आउट ई सेम है तो हम ये वाला एलिमेंट लेकर इससे फ्लक्स आसानी से निकाल सकते हैं। हम कहेंगे कि इसके थ्रू आने वाला फ्लक्स, इसके थ्रू आने वाला छोटा सा फ्लक्स डी फाई, छोटा इसलिए बिकॉज छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा एलिमेंट छोटा फ्लक्स, ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? तो हम कह रहे हैं कि जो छोटा सा फ्लक्स इसके थ्रू होगा यहां पर फील्ड कितनी है बेटा, ई नॉट इंटू एक्स, माइनस के क्या इस डायरेक्शन, तो मैंने अंदर की तरफ ही एरिया मान लिया ताकि मेरा फ्लक्स पॉजिटिव आ जाए। जिस डायरेक्शन में फील्ड थी मैंने उस डायरेक्शन में ही एरिया वेक्टर मान लिया। भाई मेरे पास आजादी है, इट्स अ प्लेनर लूप एंड ओपन सरफेस, तो मेरे पास आजादी है कि मैं अंदर की तरफ एरिया वेक्टर मानूं कि बाहर की तरफ एरिया वेक्टर मानूं, वो मेरे पास आजादी है। क्योंकि मेरे पास फ्रीडम थी तो मैंने अंदर की तरफ ही एरिया वेक्टर मान लिया ताकि फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों ही सेम डायरेक्शन में आ जाए। अब क्योंकि दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे, तो मैं बोला कि फील्ड हमारे पास है ई नॉट इंटू एक्स। अगर फील्ड हमारे पास है बेटा ई नॉट इंटू एक्स, फील्ड हमारे पास है बेटा ई नॉट इंटू एक्स, तो बेटा एरिया कितना है इसका, एरिया है हमारे पास बी इंटू डी एक्स, बी इंटू डी एक्स एरिया हो गया। तो फील्ड को एरिया से मल्टीप्लाई करा, हमें फ्लक्स मिल गया। और टोटल फ्लक्स के लिए हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, x बराबर 0 से लेकर x बराबर l तक इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। तो ई नॉट और b तो बाहर दिख रहा, x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 आ रहा, 0 से लेकर l तक इंटीग्रेट कर रहे, तो ई नॉट b बाय 2 l स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ रहा। आई बात समझ में आपको? ऐसे आपको जो मर्जी फंक्शन क्यों ना दे दें, आप इस तरीके से अपना एलिमेंट लेकर लूप निकालकर अपना आंसर निकाल सकते हो, लूप लेकर अपना आंसर निकाल सकते हो। आई बात समझ में आपको? That is how we find the क्या? What do we find? That is how we find the electric field flux when the electric field is non-uniform and area is planar. That is one example. लेकिन सर अभी भी एक कहानी बची है। क्या बची है? कि सर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म है और एरिया जो है वो कर्व्ड है, अब क्या करोगे सर, अब क्या करोगे? ओहो, तो देखो बेटा, वास्तविकता तो यही है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस भी बनाए जा सकते हैं जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स आ जाए, इतना गंदा मैथमेटिक्स आ जाए, इतना गंदा मैथमेटिक्स आ जाए कि आप लगे रहो सॉल्व ही ना हो मैथमेटिक्स, ठीक है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मैथमेटिक्स का चैलेंज नहीं है, ये फिजिक्स का चैलेंज है। अगर उसको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन पूछनी है तो वो पूछेगा मैथमेटिक्स में। फिजिक्स में तो मैंने नहीं देखा, फिजिक्स में तो मैंने नहीं देखा आज तक कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसमें बहुत भयानक इंटीग्रेशन करके वो फ्लक्स निकलवा रहा हो। बहुत भयानक इंटीग्रेशन, सिंपल इंटीग्रेशन आपसे पूछेंगे कि भैया आपको पता भी है फ्लक्स क्या है क्या नहीं है, क्या आप उस इंटीग्रल तक पहुंच तो सकते हो, नहीं पहुंच सकते हो, या पहुंच नहीं सकते, वो चेक किया जाता है, बेसिक चीज। इवन इन एडवांस एग्जामिनेशन जबरदस्ती लेंदी इंटीग्रेशन करवाने का कोई सेंस नहीं बनता उनको आपसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, एरिया जो है वो बड़ा कर्व्ड है। एरिया क्या है भैया? एरिया क्या है यहाँ पर? एरिया कर्व्ड है। अब हम क्या कह सकते हैं? देखा भैया क्या कह सकते हैं? एग्जाम्पल हम कह रहे हैं हमारे पास एक चार्ज है क्यू। बेटा एक पॉइंट चार्ज स्पेस में यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करता
एक पॉइंट चार्ज क्यू स्पेस में यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करता है कि नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करता है? बेटा नॉन यूनिफॉर्म फील्ड पैदा करता है। कैसे? अलग अलग डिस्टेंस पे फील्ड अलग अलग है, सिंपल सी बात। अलग अलग पॉइंट पे फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग है, सिंपल सी बात। तो जब मैग्नीट्यूड अलग हो रहा, डायरेक्शन अलग हो रही, तो इसका मतलब फील्ड कैसी है? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। बच्चों अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास क्या है? क्या है हमारे पास? व्हाट डू वी हैव? वी हैव अ स्फीयर। I should draw sphere first and then the point charge, but not a problem. Let's say we have a sphere. Sphere क्या है बेटा? Curved surface. Curved है, ये curved है, not flat, it's curved. ठीक है? Now because it is curved, now I want to know what is the flux passing through this surface. Now मैंने कहा कि बहुत, अब इसका डिस्टेंस में होगा कि डिस्टेंस कितना r है, ऐसा डिस्टेंस इज r, ठीक, यहां पर निकालना है। तो मैंने कहा कि देखो भैया, इसका आंसर निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे वो कुछ ऐसे होंगे, कि जो मतलब एक सिमेट्री रखेंगे कुछ ना किसी तरीके से, ताकि आपका आंसर आराम से निकल जाए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन विल बी सिमेट्रिक सो दैट जो आंसर आए वो सिंपल आए, जो वो इंटीग्रेशन जाए वो सिंपल है। बहुत टीडियस इंटीग्रेशन ना जो सॉल्व ना हो पा रही हो आपसे, ठीक। तो यहां पर क्या कहा गया, देखो बच्चा, हमने कहा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेटा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बेटा, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, यहां पर ऐसे, यहां पर आउटवर्ड नॉर्मल बाहर आती है ऐसे, यहां पर बाहर ऐसे आ रही है, यहां ऐसे आ रही है, यहां ऐसे आ रही है। एरिया वेक्टर कैसा है बेटा, तो बेटा एरिया जो यहाँ पर आ रहा है उसका भी डायरेक्शन देखो तो ऐसे आ रहा है, ds। यहां पर एरिया वेक्टर कैसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ds। यहां पर एरिया वेक्टर ऐसे ही ds आ रहा, यहां पर ds ऐसे आ रहा, यहां पर ds ऐसे आ रहा, यहां पर ds ऐसे आ रहा, यहां ds ऐसे आ रहा, यहां ds ऐसे आ रहा। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। पहली सिमेट्री क्या है, सिमेट्री नंबर वन क्या है आपके पास, magnitude of electric field is same at all the points. Magnitude is same at all points. सारे पॉइंट पर सेम है, पहली बात। दूसरी बात क्या हमारे पास, दूसरी बात हमारे पास बेटा ये है, दूसरी बात हमारे पास ये है, भैया कर्व तो हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन ऐसे कर्व हो रहा है कि हर एक पॉइंट पर ई और डीएस के बीच का एंगल सेम बना रहे, ठीक है। सो एंगल बिटवीन E and S ds is same throughout, हर एक पॉइंट पर एंगल सेम। अब आते हैं फ्लक्स लिखते हैं। अब क्योंकि मैं एक क्लोज सरफेस कंसीडर कर रहा हूं, इसीलिए मैं यहां पर एक सर्कल डाल रहा हूं इंटीग्रेशन पर, एक क्लोज सरफेस सर्कल डाल रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है, फ्लक्स एक क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस हम लिख रहे हैं, ठीक। अच्छा जी, अच्छा भाई देखो, ई वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, इट विल नॉट बी आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, राइट। तो हम यहां पे पहले डॉट प्रोडक्ट ओपन करते हैं। डॉट प्रोडक्ट इसलिए भी ओपन करें बिकॉज थीटा हर एक पॉइंट पर क्या है, सेम है, और वो कितना बेटा, वो 0 एंगल इज 0 थ्रू आउट। तो आई एम नॉट राइटिंग थीटा, आई एम राइटिंग 0 डायरेक्टली, बिकॉज मुझे पता है कि हर एक पॉइंट पर एंगल जो है ई और डीएस के बीच में 0 आ रहा है, सिमेट्री कह रही है मुझको, मैंने एंगल 0 ले लिया। अब ये तो बड़ा 1 ही होगा, हटा दो उसको। अब ई तो कांस्टेंट है ना, ई वेक्टर कांस्टेंट नहीं है, लेकिन ई तो कांस्टेंट ना, इट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, इसको मैं बाहर निकाल सकता हूं, ई मैंने बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचा अंदर, ठीक है बच्चों। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रेशन डीएस,
क्या मतलब है इंटीग्रेशन डीएस का? हम जितने भी छोटे छोटे डीएस है ना उनको जोड़ रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे डीएस है उनको जोड़ रहे हैं। अगर मैं इन सारे छोटे 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 डीएस को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? इन सारे छोटे 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 डीएस को जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे पूरा स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये हुआ E इंटू 4πr²। भाई इस पूरे का सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। तो ये आंसर आया। तो टेल मी व्हाट इज द फ्लक्स। अब इस चार्ज की वजह से यहां पर फील्ड है कितनी? तो आपको पता है इट इज 1/4πε0 दैट इज k Q/r²। तो फील्ड इज 1/4πε0 Q/r² मल्टीप्लाई बाय E इंटू 4πr²। तो 4πr² से 4πr² कट रहा। अब E तो हट गया ना, तो लिख दिया मैंने, ये हटा दो, वहां पे ठीक। और आंसर आ रहा फ्लक्स कितना? Q/ε0। ओहो ओहो, बहुत शानदार आंसर है Q/ε0। इससे हमें एक बात समझ में आ रही, एक बात समझ में आ रही क्या? थोड़ा समझ की, जो ये आंसर आ रहा है ना, आंसर या फ्लक्स जो आ रहा है इंडिपेंडेंट ऑफ आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ आर है। क्या मतलब हुआ इसका भैया? क्या मतलब हुआ इसका? समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, पहले मैं यहां पर फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दूं इसकी, अलग पन्ने पे, नेक्स्ट पन्ने पे ड्रॉ करते चलो। फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ आर, राइट? ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि देखो ये हमारे पास चार्ज है, ठीक है। देखो भाई, ठीक है, रेडियस मैंने अलग अलग ले लिए, किसमें से फ्लक्स आ जाएगा? अब आपको फ्लक्स का आंसर था Q/ε0, जो कि आर पे डिपेंड नहीं कर रहा था। इसका मतलब सबसे बराबर जाएगा, सबसे बराबर जाएगा, बिल्कुल सही। अब जरा सोचो इस बात को, सबसे बराबर क्यों जा रहा है? अरे हाँ, एरो भी है, एरो लेते हैं। सबसे बराबर क्यों जा रहा है? रंग दूसरा लेंगे। ठीक है, सबसे बराबर क्यों जा रहा है बच्चा, ये सोचना है आपको, ठीक है। तो मैं कहूँ सबसे बराबर इसलिए जा रहा है क्योंकि क्योंकि किससे ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही हैं। तो आपको जितनी भी फील्ड लाइंस इससे जा रही हैं उतनी इससे जा रही हैं, उतनी इससे जा रही हैं, क्योंकि तीनों से फील्ड लाइंस बराबर जा रही, इसलिए तीनों से फ्लक्स बराबर जा रहा। आई बात समझ में? जो ये हमने पॉइंट चार्ज यहाँ पे ड्रॉ किया ना, इस पॉइंट चार्ज की वजह से सबसे फील्ड लाइंस तो बराबर जा रही है ना। इसकी जब हमने फील्ड लाइन ड्रॉ करके देखी तो हमें मालूम पड़ा भैया सबसे इन तीनों से बराबर, इससे बराबर जा रही, इससे बराबर, सबसे बराबर फील्ड लाइन जा रही है। अब क्योंकि सबसे बराबर फील्ड लाइन जा रही है, इसलिए हम यहां पर कह सकते हैं कि भैया फ्लक्स तीनों से बराबर होगा। पर जैसे ही मैं ये बात कहता हूं आपके दिमाग में आती है खुराफात, आपके और आपके लिए तो मेरे तो दिमाग में आती है। आई एम वेरी खुराफाती, हम तो है खुराफाती, ठीक है। तो खुराफात क्या आती है दिमाग में? खुराफात ये आती है भैया, देखो ये खुराफात मेरे दिमाग में आती है। देखो जितनी फील्ड लाइंस इसको काटते हुए जा रही, उतनी ही इसको काटते हुए जा रही, उतनी ही इसको काटते हुए जा रही, तो उतनी ही तो इसको भी काटते हुए जा रही हैं। ये क्या है? ये आर्बिट्ररी शेप का क्लोज सरफेस है, ये है आर्बिट्ररी शेप का क्लोज सरफेस। इससे भी उतनी फील्ड लाइन जा रही, बाकी जितनी इससे जा रही उतनी ही इससे भी जा रही। तो अब मेरा प्रश्न आपसे ये है, मेरा प्रश्न आपसे बच्चा लोग ये है कि अगर
इन सब से जा रहा 5/ε0 Q/ε0, तो भैया इससे कितना जाना चाहिए, इससे भी जाना चाहिए Q/ε0। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ना कोई भी शेप का, आर्बिट्री शेप का भी अगर आपके पास एक क्लोज सरफेस है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स होगा Q इनसाइड बाय ε0, ठीक है ना। सो ये क्या चीज है, ये है बेटा गॉस लॉ, बेटा ये है गॉस लॉ। क्या है बेटा, ये है गॉस लॉ। समझ में, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a closed surface, passing through any closed surface लिखते हैं और बेटर रहेगा और एम्फेसिस आएगा, any closed surface, electric flux passing through any closed surface equals 1/ε0 times the charge enclosed by the surface, 1/ε0 times the charge enclosed by the surface। ये बात आपको समझनी है, गॉस लॉ है ये, इसको आपको याद रखना है। अगर इसको लिखा जाए तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, इंटीग्रेशन, सर्कल डाल रहा हूं मतलब क्योंकि क्लोज सर्फेस के लिए है ये, E डॉट ds इक्वल्स टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन, ये हमारे पास, ठीक। तो ये मैंने गॉस लॉ का आपको एक शुरुआती हिंट दिया है, इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे बेटा हम अगली क्लास में। आज यहीं तक अपनी जबान को हम विश्राम देते हैं, इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। वैलेंटाइन नहीं मनाना है वैलेंटाइन सब कॉलेज में जाकर, अभी केवल पढ़ाई करेंगे। पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी